चौधरी, आप देख रहे हैं वकील लिंक बुलेटिन। देश प्रदेश की सारी खबर एक सटीक और कानूनी नजरे से। बात करते हैं पहली खबर की, जहां पे देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आज मामला आया अबॉर्शन का, जब एक कपल ने अप्रोच किया कोर्ट को कि हम 24वें हफ्ते में अपने बच्चे को गिराना चाहते हैं। अबॉर्शन एक सेंसिटिव टॉपिक होता है और 24वें हफ्ते में बच्चे की जान लेना एक काफी सेंसिटिव चीज है। कारण जो पिटिशनर ने कोर्ट के सामने रखा वो ये था कि अब पिटिशनर को डर था कि वो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ले रही है और दवाइयां खाने की वजह से हो सकता है कि बच्चे में कुछ अबनॉर्मैलिटी आए। कोर्ट ने काफ़ी एक अलग व्यू रखा इसमें कि 24वें हफ्ते में क्या कपल को या किसी भी औरत को बोलने का हक है कि अब हमें बच्चा नहीं चाहिए है, और अगर कोर्ट माने कि हाँ हक है तो किस पॉइंट ऑफ टाइम तक लोगों को अपने बच्चे को गिराने का मौका मिलेगा। क्या 8वें 9वें महीने में भी कपल्स जा सकते हैं कोर्ट के सामने, और जा सकते हैं तो किस रीज़न के कारण। This is the law before the court right now that the court is considering, and the provision of law that is very clear on the abortion is कि 20 हफ्ते से पहले अगर आप अबॉर्शन कराना चाहते हो तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके या सर्जिकल तरीके से आप अपना अबॉर्शन करा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको कोर्ट की एक स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है, इन विच केस मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है और वो अपनी ओपिनियन भी दे देता है। कोर्ट ने इसको मद्देनजर रखते हुए बोला कि अगली डेट पे हम कंसिडर करेंगे क्या होना चाहिए। एक शॉर्ट डेट दी गई इस मामले में और स्टेट को बोला गया कि अपना रिप्लाई इस बारे में फाइल करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, जहां पे सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है। केस के फैक्ट्स ऐसे थे कि एक आदमी 3 साल से जेल के अंदर था और बाहर नहीं आ पा रहा था, और उसके ऊपर चार्जशीट जमा हो चुकी थी कोर्ट में। चार्ज दर्ज होने के बाद उसके पास जो लीगल रिकॉर्स था वो एक बेल लेने का था, लेकिन कोर्ट उसको काफी टाइम से दे नहीं रहा था। केस में 21 विटनेसेस थे, जिनमें से 7 का एग्जामिनेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी 14 विटनेसेस बाकी थे। कोर्ट ने इसको मद्देनजर रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दीपक शुक्ला में देखा गया कि जब इतना लंबा ट्रायल हो और पेंडेंसी का कारण अक्यूज खुद ना हो तो कोर्ट को एक ग्राउंड देखना पड़ेगा और बेल देनी पड़ेगी, जैसा कि इस केस में भी देखा गया। अगली खबर दिल्ली पुलिस के बारे में, जहां पे एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर सिसोदिया ने आज अपनी जान ले ली जंगपुरा इलाके में। सिसोदिया दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे और 3 दिन पहले ही उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी नेचुरल कॉजेस के कारण। डिप्रेशन में आके उन्होंने अपनी जान ले ली, अपने आप को गोली मार के। लेकिन जो बात देखने लायक है कि ये इस साल 2023 में तीसरा पुलिस वाला है दिल्ली पुलिस का जिसने अपनी जान ले ली है। कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी कि एक फीमेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने भी अपनी जान ले ली, और इसी साल जनवरी में खबर आई थी कि पहाड़गंज के पुलिस थाने में बैरक के अंदर एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने भी अपनी जान ले ली थी। मेंटल हेल्थ एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जिसको दो अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। कुछ कहते हैं कि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है और आदमी का उठना बैठना से लेकर जीने मरने तक सवाल आ जाता है, और दूसरी साइड कहते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता गुरु, आदमी को स्वस्थ रहना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए और इन सब फालतू चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन गौर करने की बात है कि दिल्ली पुलिस में तीसरे इंसिडेंट के बाद क्या अब इस बारे में कोई सरकारी प्रतिक्रिया आएगी, या मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए दिल्ली पुलिस के लोगों को, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स को अब एक सेल बनाने की ज़रूरत है जो हर थाने में अवेलेबल होगा जब भी कोई पुलिस वाले को ऐसा डिप्रेशन या स्ट्रेस हो रहा हो जिसकी वजह से उसके काम में बाधा आ रही है और उसके जीने मरने के ऊपर सवाल आ गया हो। बढ़ना चाहूँगा अगली खबर की तरफ, जहाँ पे नोएडा से एक क्लिप वायरल हुई जिसमें देखा गया एक वैन रोड पे चलते हुए कुत्तों को कुचल गई। मामला प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल एक्ट के तहत दर्ज हो गया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी आश्वासन दिया कि इसमें एक्शन लिया जाएगा, पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है इस बारे में कि एनिमल्स राइट एक्टिविस्ट ने इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑफेंस बताते हुए स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शन मांगा वैन के ओनर और वैन के ड्राइवर के अगेंस्ट। पर जो मेन प्रॉब्लम पॉलिसी में है उसको नहीं देखा जा रहा है कि इंडिया में, हिंदुस्तान में रोड पे रहने वाले कुत्तों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। आप अगर शहर में रहते हो तो प्रॉब्लम जैसे रात को घर अकेले आना, आपके जोमेटो या डिलीवरी या ऊबर राइडर्स जो रात को चलते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी कुछ ही दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे एक जोमेटो राइडर रोड पे चल रहा था और कुत्ता बीच में आ गया और वो बहुत ही गंदी तरीके से गिरा।
तो द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट डॉग्स इज एज रियल एज द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल नाउ ट्राइंग टू हर्ट एंड हार्म डॉग्स। श्योर, इंसानों के पास दिमाग है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर इस मेजर प्रॉब्लम पे फोकस करने के लिए पॉलिसी लेवल पे ऑल्दो आए हैं कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन रूल्स और स्टेरिलाइजेशन रूल्स, जो कि काफ़ी सालों से एक्ट करे गए थे, बट इनका एग्जीक्यूशन बहुत ही स्मॉल लेवल पे है। कोर्ट्स की इंटरवेंशन इस मामले में देखनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन भी इसको एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत थोड़ा डील कर सकता है, और अगर नहीं करता है तो ये प्रॉब्लम के खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। बढ़ते हैं कुत्तों की खबर से अगली खबर पे। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिमिनल ट्रायल का क्वेश्चन पूछा कि आपने चार्ज तो लगा दिया भैया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी सारे ऑफेंसेस का, और आपने ये भी बोल दिया कि मनीष सिसोदिया ने पैसे लिए थे, आपने इल्ज़ाम भी लगा दिया कि 30 करोड़ रुपए एक जगह और 100 करोड़ रुपए एक जगह, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे कि ये पैसे है कहाँ आखिरकार, और इसके बेसिस पे आपने एविडेंस ट्रांसफर का कुछ प्रूफ अभी तक जमा किया है नहीं किया। बताना चाहूँगा कि फैक्चुअली इस केस में ये गया कि दिनेश अरोड़ा, जो कि एक एक्यूज था इसी मामले में, वो बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान अक्यूज से अप्रूवर बन गया जब उन्होंने स्टेटमेंट पास करने का डिसीजन लिया कि मनीष सिसोदिया ने ऐसा करा है। पॉलिटिकल मोटिवेशन हो या ना हो, पर ये देखना पड़ेगा कि क्रिमिनल ट्रायल में अगर मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट ऐसे चार्जेस जो अभी तक सामने आए हैं वो गलत प्रूव होते हैं, तो एक मलिशियस प्रोसिक्यूशन और पॉलिटिकल वेंडाटा का बहुत ही स्ट्रिक्ट केस सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अगली खबर में नंदेड़ हॉस्पिटल महाराष्ट्र से बहुत ही गंदी खबरें आ रही हैं काफ़ी दिनों से कि लोग मर रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, क्रोसिन जैसे नॉर्मल दवाइयाँ भी पेशेंट्स को नहीं मिल पा रही थी कुछ टाइम पहले। इस मामले में अब तक 38 लोगों की डेथ हो चुकी है क्योंकि उनको सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं मिला, डॉक्टर्स की कमी थी। सरकार ने भी इसके अगेंस्ट इसकी कड़ी निंदा करी, ऑपोजिशन में भी बैठे लोगों ने इसकी कड़ी निंदा करी, पॉलिसी लेवल पे भी इसकी कड़ी निंदा करी गई कि सरकारी अस्पताल बहुत ज़रूरी जगह होती है जहाँ पे आम आदमी रिलाय करता है जब भी कोई बुरी खबर घर में आती है या किसी की तबीयत खराब हो जाती है, और यहाँ पे प्रॉपर प्रोविजन, सारे मेडिकल सप्लाई, एक्सरे से लेके खून की जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए। पर इन केसेस में देखा गया कि जब शिवसेना के एमपी हेमंत पाटिल ने डीन से टॉयलेट साफ कराया था नंदेड़ हॉस्पिटल में, तो उनके अगेंस्ट बहुत बुरा आउटरीच हुआ और शिवसेना के ऑपोजिशन ने क्या क्या नहीं बोला। फाइनली इसमें केस दर्ज हो गया है कल्पेबल होमिसाइड का, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफेंस है आईपीसी के तहत, जहाँ पे कहा जाता है कि एक आदमी ने जानबूझ के अपने पूरे सोच और समझ में दूसरे आदमी की जान लेने का खतरा बनाया, जिसकी वजह से ये सारी मौतें हुई। 38 नंबर आज का फिगर जो देखा गया। क्या इसमें कल्पेबल होमिसाइड बनता है नहीं बनता, ये बहुत ही सिंपल सवाल है कि नहीं बनता एज ऑफ राइट नाउ, बिकॉज अगर केस बनेगा भी तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस का बनेगा, ना कि कल्पेबल होमिसाइड का। पर मास को अपील करने के लिए और आम जनता को एक अच्छा आश्वासन देने के लिए कि सरकार सेवा में अभी भी है, कल्पेबल होमिसाइड का केस बन गया और आगे भी ऐसी पॉलिटिसाइज्ड एफआईआर्स को हम कोर्ट में फटते हुए देखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पे नोबेल केमिस्ट्री विनर जो हमने बताया कि कल डिक्लेयर हुआ था फॉर सिंथेसाइजेशन ऑफ क्वांटम डॉट्स। अगर आपको नहीं पता है क्वांटम डॉट्स क्या करते हैं तो आप हमारा कल का वीडियो देख सकते हैं। पर बताना चाहूँगा एक बहुत ही बढ़िया, जो केमिस्ट्री में आदमी नोबेल प्राइज जीत गया वो अपने कॉलेज के पहले केमिस्ट्री एग्जाम में फेल हो गया था। 100 में से 20 नंबर आने के बाद मोंगी भवेंडी ने अपना दम तोड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस देखे थे और बहुत ही निराश हो गए थे। उनका कहना है कि जब वो कॉलेज में आए तो उन्होंने इतना बड़ा हॉल देखा, इतने सारे लोगों को देखा, बट जब एग्ज़ाम देने का टाइम आया तो पहला क्वेश्चन उनको नहीं आता था, दूसरा क्वेश्चन उनको नहीं आता था, और फाइनली पूरे टेस्ट में उनके जब 20 नंबर आए और उनको ग्रेड मिला F, तो उन्होंने सोचा कि मेरे को केमिस्ट्री पसंद तो है लेकिन मुझे हो नहीं रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है। भवेंडी का जो स्टेटमेंट है कोट अनकोट ये है कि परसिवेरेंस इज द की। आपको लगे रहना पड़ेगा चाहे आप कितनी बार फेल हो रहे हो। द पॉइंट इज दैट परसिवेरेंस विल बी द ओनली थिंग दैट विल मैटर एट द एंड ऑफ द। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि हमें बताता है कि एक मैट्रिक ऑफ सक्सेस नोबेल प्राइज बहुत ही बड़ा मैट्रिक है किसी भी एकेडमिशियन के लिए इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन हिज वर्क्स in the humanitarian sector, in the sector of making peace in the world। जब एक नोबेल प्राइज विनर केमिस्ट्री एग्जाम में फेल हो गया,
कितना बड़ा फेलियर है। और देखने वाली बात है कि सिमिलर एनालॉजी थी माइकल जॉर्डन के लिए, जहाँ पे उनको अपने हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाला क्या गया था, उनको लिया ही नहीं था। फिर क्या हुआ, आज तक का सबसे बेस्ट प्लेयर इन एनी फील्ड, द बिगेस्ट, द मोस्ट फेमस, द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर ऑफ ऑल टाइम किसको माना जाता है? माइकल जॉर्डन को। तो ऐसे ही हम वीडियोस भी बनाते रहेंगे जब तक हमारे व्यूज कुछ पहुंच नहीं जाते और हम कुछ एक बड़े लेवल पे नहीं पहुंच जाते, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अ सक्सेस और अ फेलियर। परसिवरेंस इज द की, इसलिए हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली खबर में कैलकाटा हाई कोर्ट से एक बहुत ही अच्छी जजमेंट आती हुई। पति पत्नी का मैटर था और पति ने पत्नी के ऊपर ही क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज लगाया था कि ये पत्नी मेरे को परेशान करती है, घर नहीं आती और अपनी माँ के साथ रहती है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है। कोर्ट ने बोला कि पति से अलग रहना ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का, ग्राउंड हो सकता है जुडिशियल सेपरेशन का, और अगर उनके संबंध ठीक नहीं है तो एक सर्कमस्टेंशियल एंगल से देखना पड़ेगा। पर जब बात आए कि घर पे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि ना ही सास ससुर हैं और माँ भी विजुअली इम्पेयर्ड है, आंखों से ठीक से देख नहीं पाती, तो उसके साथ रहना कोई गलत चीज नहीं है और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का चार्ज यहाँ पे नहीं बनता। बढ़ते हैं अगली खबर में, जहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी शादी के मामले में एक और खबर आई, जो देखा गया कि जब तक शादी में फेरे ना हुए हों तब तक क्या वो शादी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, अगर 7 फेरे नहीं ले गए हैं तो सप्तपदी सेरेमनी जो होती है वो नहीं होगी और शादी को मान्यता नहीं मिलेगी। एक बाइगमी के मैटर में जहाँ पे कोर्ट डाइवोर्स और क्रिमिनल कंप्लेंट के पहलू डिस्कस कर रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी क्लियरली बोला कि जब तक फेरे नहीं तब तक शादी नहीं। और इसी बात पे ख़त्म करते हैं आज का वकील लेन बुलेटिन। हमने नया फॉर्मेट शुरू किया और हमें 1-2 मैसेजेस भी आए जो हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, और हम देख भी रहे हैं और प्रेजेंटर्स और ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स को। अगर आप या आपका कोई दोस्त जो कानूनी फील्ड में इंटरेस्टेड है डिग्री या डिग्री के बिना, तो हमें कमेंट में बताइए, हम आगे और भी चीज़ों को कवर करना चाहेंगे एक लोकल न्यूज़ के साथ। इसी बात पर ख़त्म करते हैं आज का वकील लेन बुलेटिन। थैंक यू।